हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल या टॉर्क ऑन करंट लूप। करंट लूप के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एक करंट लूप जो होते हैं वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होते हैं। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखें तो वो देख लें, उसके बाद ये लेक्चर के देखेंगे तो और अच्छी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉर्क ऑन करंट लूप या मैग्नेटिक डायपोल, हेडिंग दीजिएगा टॉर्क ऑन करंट लूप। और करंट लूप जो होते हैं वो एक मैग्नेटिक डायपोल है, तो यहाँ इसको मैग्नेटिक डायपोल भी लिख सकते हैं। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सो वो हमेशा के लिए, जब भी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो यूनिफॉर्म ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो करंट लूप को हम देख चुके थे लास्ट क्लास में। चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि एक कोई करंट लूप है। अगर मान लीजिए इससे करंट फ्लो आई हो रही है, तो अब ये करंट लूप जो होते हैं, अगर किसी तरह का लूप हो, चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, लेकिन लास्ट क्लास में हम सर्कुलर लूप लेकर किए थे। तो यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन निकालना होता है हमको मैग्नेटिक डायपोल का, तो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन निकालने के लिए हम अपने करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे। जो थंब पॉइंट करता है वो मैग्नेटिक पोल का नॉर्थ पोलर डायरेक्शन होता है, और वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल है, एक करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये मैग्नेटिक डायपोल है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए भी लास्ट क्लास में सिखाए हैं। तो देखिए इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जनरली इसको रिप्रेजेंट एम वेक्टर से करते हैं। किताबों में म्यू से भी दिया रहता है, तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि म्यू कंसिडर करते हैं या एम। तो यहाँ पे हम एम ही लेकर के चल रहे हैं। तो ये एम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसका होता है आई इंटू ए। अगर सिंगल लूप है तो आई इंटू ए लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, अगर इसी लूप में एन टर्न रहेगा तो उसको एन आई भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इफ़ लूप हैज एन टर्न्स। अगर एन टर्न्स रहेगा तो मैग्नेटिक डायपोल जो हो जाएगा वो एन टर्न्स हो जाएगा, एन आई ए। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। तो इतना हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब टॉर्क निकालना। अब किसी करंट लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या निकलेगा और नेट टॉर्क क्या आएगा। तो नेट फोर्स जनरली जीरो होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेंगे जो कैसे जीरो आता है। तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और वो यूनिफॉर्म और इस बोर्ड के प्लेन के अंदर जाता हुआ, इसको क्रॉस से दिखा देंगे। जनरली क्रॉस इसलिए लेते हैं कि थोड़ा बनाना ड्रॉ करने में आसान होता है। चाहे तो हम आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड ले रहे हैं तो आसानी है। तो यहाँ से हम क्रॉस कर दिए हैं, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के इनवर्ड है, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और ये इनवर्ड शो कर रहा है। अब इससे हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे। चाहे तो सर्कुलर भी ले सकते हैं, ट्रायंगुलर भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सिमेट्रिकल लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी, इसको कंसिडर कर लेते हैं जो इनवर्ड है। और इसी प्लेन में एक हम रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर कर लिए, एक रेक्टेंगुलर लूप है ये। और इस लूप से करंट फॉलो हो रही है आई, और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये दिख रहा होगा, आई बोल रही है। तो इस केस में देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन निकालने के लिए हम बता चुके हैं कि करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करना है। थंब जो पॉइंट करेगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा।
तो अपने करंट के डायरेक्शन में अगर हम करंट फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा थंब पॉइंट कर रहा है इनवार्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी इनवार्ड ही आ रहा है। ये मैग्नेटिक मोमेंट m है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड b, और ये तो हम इनवार्ड लिए ही हैं। ये किस तरह का फील्ड है, ये इनवार्ड है। तो इस केस में देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल जो वो 0 डिग्री है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी इनवार्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इनवार्ड है। तो इस केस में देख सकते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट m एंड, या इसे लिख सकते हैं एंगल बिटवीन m और b इज 0, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। जब इस केस में देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन इनवार्ड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 है। मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवार्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवार्ड, तो दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो पैरेलल के केस में 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको निकालना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या एग्जर्ट हो रही है लूप के ऊपर में, एफ नेट चाहिए हमको, और उसके बाद टाउ नेट। जनरली टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, तो हमें टाउ नेट क्या है इसको फाइंड करना ये दोनों को। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर देते हैं। अगर करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर देते हैं तो इनके ऊपर एक फोर्स रखती है, और इस फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो IBL sin थीटा होता है। और इस केस में जनरली हम देख रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और ये करंट लूप जो है, सॉरी करंट कैरिंग वायर है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना परपेंडिकुलर है। तो ये इन दोनों के बीच का जो फोर्स आ जाएगा वो IL, अगर इनका लेंथ है क्या करंट लूप का लेंथ अगर L रहता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर भी एक लेक्चर है ILB sin थीटा, ये डिस्कस कर चुके हैं। आइए फार्मूला सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, तो जनरली यहाँ से हम लिख सकते हैं F = ILB, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 करंट कैरिंग वायर है, मान लेते हैं इनका लेंथ जनरली हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ A है, और रेक्टेंगुलर है तो आमने सामने की जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगी, और ये लेंथ B है। तो इस लूप की मतलब इस वायर के ऊपर हम देख रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए अपने राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करते थे। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अपने फिंगर को, ये 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में और थंब को करंट डायरेक्शन में रखते हैं। पाम जिस तरफ थंब करता है वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स जो लग रहा है वो इस तरफ से कुछ है, वो फोर्स कुछ इस तरफ है। और ये फोर्स का वैल्यू अगर देखेंगे तो लेंथ इनका है B, करंट I फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है सो B है, तो यहाँ से आ जाएगा IAB, दिख गया। उसी तरह से इसके अपोजिट लूप पे देख लेते हैं, अपोजिट वायर पे, तो यहाँ इसमें भी देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और करंट डाउनवर्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो अब तो ये समझ गए हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको याद दिलाने के लिए ऐसा किया। तो मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पे आ जाएगा वो F, और ये आ जाएगा IAB, क्यों फोर्स इसी तरह से लगेगा ILB, तो L के जगह पे यहाँ पे लेंथ जो है A है। और इसी तरह से अगर इस पर देखेंगे तो करंट डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है। देख लीजिए यहाँ से इस तरफ कर रहे हैं तो डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है, और F = हो जाएगा इस बार ILB, L की जगह पे B, मैग्नेटिक फील्ड तो B ही है। और यहाँ पे अपवर्ड भी देख लेते हैं,
तो ये F है, और F देखेंगे ये डायरेक्शन हम इसलिए ऐसा कर दिए हैं कि हमको पता है, अगर आपको भी फील करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर को रखिए और करंट को थंब के अलोंग कीजिए, तो पाम जो पॉइंट करेगा जिस तरफ उस तरफ होगा मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड है, तो यहाँ से ये हो जाएगा I B B। तो देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, जितना इस लूप पे लग रहा है फोर्स उतना इस पे भी लग रहा है, जितना इस पे लग रहा है उतना इस पे भी लग रहा है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा और ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। तो हम इस पे देख रहे हैं कि फोर्स जो लग रही है वो जीरो है। यहाँ से पता चल चुका है कि इस लूप के ऊपर फोर्स जीरो है। और एक बात आपको पहले से पता होना चाहिए कि हम बताए थे कि कोई क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। जिस तरह से यहाँ पे पढ़े थे हम F = I L क्रॉस B, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ इस केस में जीरो होगा क्योंकि क्लोज लूप के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है वो जीरो होता है, तो फोर्स हमेशा जीरो होता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब टॉर्क देख रहे हैं, तो टॉर्क देखने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ा, टॉर्क जो है सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स है और इसी तौर पे अगर ये देखें इसकी वजह से टॉर्क जो आने वाला है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ये हो जाएगा, और इस तरफ से ये मैग्नेटिक फोर्स इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कोई इस तरफ से खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है और ये ऊपर खींच रहा है, तो यहाँ पे दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर लाइन ऑफ, जैसे कि इसकी तो आपको लीजिए, जैसे आप देखिए कोई इस तरफ खींच रहा है कोई इस तरफ खींच रहा है, अगर दोनों एक दूसरे को ऐसे खींचेगा तो इसके ऊपर किसी तरह टॉर्क नहीं लगेगा। अगर हाँ इसी को अगर हम थोड़ा क्रॉस कर दें, मतलब तो कुछ एंगल में घुमा दें, अब खींचेंगे तो इसके ऊपर एक टॉर्क फील होगा। देखिए अभी ऐसे है, जैसे करेंगे तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम नहीं रहेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन अभी इस केस में जो है प्लेन में ही ये हमारा एक लूप है, तो इस तरह से फोर्स लग रही है। जब इस तरह से फोर्स अगर लग रही है तो इस पर किसी तरह टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर भी देख लीजिए तो ये ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क भी जो आने वाला है वो जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। अगर ये इस तरफ से एक प्लेन में पूरे है तो ये टॉर्क जीरो। अगर मान के चलिए इसी को हम थोड़ा सा एंगल पे रोटेट कर दें, इसको थोड़ा सा मान करके चलिए हम ऐसे रोटेट कर दें, ये हमारा प्लेन इस तरह से है, अब इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं। अब रोटेट जब कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन जो है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फोर्स जो है सो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, ये इस तरफ है तो ये थोड़ा टेढ़ा हुआ तो इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरफ से है और ये ऐसे है, तो कुछ एंगल आ रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड अब भी बोर्ड के अंदर होगा। अब प्लेन को अगर इस लूप को अगर हम टर्न कर दिए तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा लूप के परपेंडिकुलर होता है, अब कुछ एंगल पे टर्न हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, हम इसको थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, उसके बाद कर देंगे। इसको लिखे हैं तो भी भला, नहीं लिखे हैं तो भी भला, कोई दिक्कत की बात नहीं, पुरानी बात है। अब देखिए हम इसी लूप को थोड़ा टर्न कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं व्हेन लूप इज रोटेट बाय थीटा। अगर हम थीटा से रोटेट कर देते हैं तो देखिए कुछ ऐसा केस आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही रहेगा। अभी जो हमारा ओरिजिनल लूप था उसको हम डॉट लाइन से दिखा देते हैं। हमारा ओरिजिनल लूप जो है कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे लूप था। आप इनको मैग्नेटिक एक्सिस मतलब सॉरी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बीच में, जैसे कि ये हमारा लूप अभी ऐसे है, अब इस यहाँ पे इसके अबाउट यानी कि इसके बीच वाले पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम इसको थोड़ा सा टर्न कर दिए। देखिए थीटा एंगल पे इसको टर्न कर देते हैं, तो ऐसे फुल कीजिए। ये अभी ऐसे है, अगर इसको टर्न करेंगे तो देखिए अब पता चल रहा होगा कि अब ये ऐसे है, अब इसको थोड़ा टर्न कर दें, अभी ये पूरा इस तरह से है, अब इसको थोड़ा टर्न कर देंगे तो देखिए कुछ एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देते हैं इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन,
इसको AOR कर देंगे तो इसको समझ लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इनके अबाउट इसे घूम गया है, लूप कुछ इस तरह से रोटेट हो गया। अब दिख रहा है कि अब करंट इसमें सेम है, सेम करंट आई और अब भी जा रहा है इसके अंदर आई और ये आई फॉलो हो रहा है। तो अब ये एंगल जो देख लें तो ये एंगल हो चुका है थीटा इस तरफ से। अगर इधर से भी देखेंगे तो भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। लेंथ तो अब भी इनका रहने वाला सेम ही, ये भी ए रहेगा और ये भी ए और ये बी और इस तरफ भी बी रहेगा। तो अब देखिए फोर्स जो लगने वाला है, पहले देखिए ऊपर तरफ, अब ये यहाँ पे फोर्स आने वाला है, ये इस तरफ का फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। अब देखिए इन दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड और ये जो करंट कैरिंग वायर है उनके बीच एंगल आ चुका कुछ। देखिए ये ऐसे है और ये कुछ ऐसे आ गया, तो इनके बीच में एंगल वही आया जो थीटा है। देखिए जिस तरह से अगर हम इसको रोटेट किए, पहले ये लूप का डायरेक्शन इस तरफ था, देखिए इस लूप का डायरेक्शन इस तरफ था और अब ये इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड था, देखिए लूप इस तरफ है, अब मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 था। तो 90 के केस में हम आई बी कर दिए। अब क्या है कि दोनों के बीच का एंगल चेंज हो चुका है। तो देखिए यहाँ से अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये थोड़ा टर्न हो चुका है, तो जब टर्न जितना से किए हैं तो वो थीटा के बीच में ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता है जब दोनों के बीच में मैग्नेटिक लेंथ और ये जो आ गया बी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, ये फोर्स जो लगेगा अब आई बी साइन थीटा हो जाएगा और नीचे भी आ जाएगा जो फोर्स आने वाला है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि जितना ऊपर टर्न हुआ उतना नीचे हुआ है। F इक्वल टू आई बी साइन थीटा। देखिए ऊपर नीचे दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये इनके अबाउट तो रोटेट हो नहीं रहा, तो इनका दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये वाई एक्सिस के अलोंग अगर देखेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सॉरी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो उनके अबाउट तो रोटेट करेगा नहीं। अब जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग ये एफ। अब इस केस में देखिए अब भी वैसे है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग जो वायर है इनके बीच का एंगल 90 पता चलेगा आपको। देखिए ये मैग्नेटिक पहले लूप इस तरह था, अब इसको टर्न कर दिए तो लूप तो ऐसा ही और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो देखिए लूप जो होगा हमारा एक लाइन है, अगर थोड़ा टर्न हुआ तो इससे क्या फ़र्क, करंट इसी तरह से फॉलो हो रही है और मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट कैरिंग वायर उसी पे है, तो अब भी फोर्स इसके ऊपर सेम लगेगा। तो ये फोर्स जो है सो आ जाएगा आई ए बी और इस तरफ भी फोर्स जो आ जाएगा वो सेम रहेगा आई ए बी, फोर्स आई ए बी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्स है। देखिए अगर फोर्स देखेंगे, अगर नेट फोर्स देखेंगे, ठीक है, एफ नेट अब भी 0 होगा। जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना इस तरफ भी, जितना ऊपर उतना नीचे भी लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है। तो चाहे वो एक्स के अलोंग हो चाहे वाई के अलोंग, दोनों के अबाउट फोर्स 0 है। अब देखते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, देखिए लाइन ऑफ एक्शन जो दोनों का डिफरेंट हो चुका है। अब ऐसे टर्न हो गया तो ये इस तरफ रोटेट करना चाहते, इस तरफ खींचेगा और ये इस तरफ खींचेगा, तो अब ये रोटेट कर सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, इनको एक बार लिख लीजिए, लिख लिया। तो यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स ऑन फोर्स along x axis
not having same line of action। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है तब यहाँ से रोटेट कर सकता है। सो दे कैन रोटेट लूप। अब इसको रोटेट कर सकता है, तो रोटेट कर सकता है, तो रोटेट करने के लिए टॉर्क लगती है, तो यहाँ से हम टॉर्क निकालना चाहेंगे। तो आप देखिए टॉर्क जो है, अब इस केस में क्या हो चुका कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखिए कुछ बदल जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक ही तरफ था। अब जब टर्न किए तो इनके बीच जो टर्न हुआ तो वो उतना थीटा एंगल से ही आ जाएगा। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है थीटा आ गया। देखिए इस तरह से थोड़ा फील कर लीजिए, ये लूप पहले इस तरह था और मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस लूप के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी प्लेन के अंदर रहेगा। तो अभी तो इस केस में दोनों सेम था। अब जब इस लूप को टर्न करेंगे तो ये जितना एंगल से टर्न किए हैं तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी टर्न हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो थीटा एंगल से अगर टर्न किए तो उन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही रह जाएगा। तो इस केस में लिख सकते हैं व्हेन एंगल बिटवीन M and B इज थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल जो आ चुका है वो थीटा है। तो अब देखेंगे इसी को थोड़ा सा हम, अब यहाँ पे 3D फिगर है तो इनको थोड़ा 2D में ला के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ये प्लेन जो है इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, थोड़ा सा हम इस तरफ कर देते हैं। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ है, ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा था, तो इनको थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं। तो जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अंदर की तरफ चले जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं। अगर सिर्फ इस लेंथ को देख रहे हैं, इस लेंथ को देख रहे हैं तो पहले इस तरह था, पहले कुछ इस तरफ से था, ऐसे था, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। ये पहले से था और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी को 2D में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा टर्न थीटा एंगल से किए हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, थीटा एंगल से किए हैं तो टर्न इस तरह से हो जाएगा। ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में आ चुका है। तो फोर्स जो लग रहा था, ये फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है इस लूप के ऊपर, तो इस फोर्स को दिखा देते हैं कि ये इस तरफ लग रहा है ऐसे। ये F जो है IAB है और ये फोर्स जो है वो कुछ इस तरफ है, F इक्वल टू IAB है। अब देखिए तो हमको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए। देखिए ये लेंथ कितना, इसी लेंथ को हम लिए क्योंकि अभी टर्न जो किए तो ये लेंथ, क्योंकि ये लेंथ हम जानते हैं कि A है तो ये टोटल लेंथ B है, तो ये अभी लेंथ जो है B/2 आ जाएगा, ये लेंथ B/2 और ये लेंथ नीचे कर देते हैं B/2। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर है और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए। अगर इसको हम थोड़ा डॉट लाइन से बढ़ा दें तो ये इस तरह से जो आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम इनको देखिए लाइन ऑफ एक्शन को इसको बढ़ा देते हैं और इनको देख लेते हैं, तो ये और ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब देखिए ये थीटा है, तो इसके एलोंग अगर कंपोनेंट लेंगे, इसके एलोंग लेंगे कंपोनेंट, तो B/2 कोस थीटा और इनके अबाउट लेंगे तो ये हो जाएगा B/2 साइन थीटा। उसी तरह से अगर इनके अबाउट लेंगे तो ये हो जाएगा B/2 कोस थीटा, लेकिन इनको परपेंडिकुलर चाहिए तो ये जो हमारा आ रहा है ये हो जाएगा B/2 साइन थीटा। अब यहाँ से लिखते हैं टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके वजह से और इसकी वजह से भी आ जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स दिया हुआ क्या IAB
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है b/2 sin थीटा, b/2 sin थीटा, अब प्लस फिर से फोर्स IAB और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 sin थीटा। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा टॉर्क जो आ रहा है 2IAB, इस b को ले लेते हैं इस तरफ, b/2 b sin थीटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से इस तरफ लिख देते हैं, जगह कमी होने की वजह से यहाँ पे लिख रहे टॉर्क को। तो देखिए यहाँ पे टॉर्क जो आ रहा है वो आ रहा है IAB sin थीटा। तो AB क्या, इसको एरिया कह सकते हैं, ये इस लूप का रेक्टेंगुलर लूप है, तो रेक्टेंगुलर लूप का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो AB दोनों साइड है तो इसको हम एरिया कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू IAB sin थीटा, ये इस तरह से आ गया है। ये I और A आपको शुरुआत में ही बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो I इंटू A होता है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू IA की जगह पे M मैग्नेटिक मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा आ चुका है, ये मैग्नीट्यूड बाय आ गया है। अब डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन अगर देखेंगे तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये आ जाता है टाउ इक्वल टू M क्रॉस, ये थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, ये पहले ही बता चुके हैं। ये थीटा है वो एंगल बिटवीन क्या है M एंड B है, तो अगर दोनों के बीच का एंगल तो MB क्रॉस B कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस तरफ से करना चाहेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों नीचे आ जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये टॉर्क जो है अगर इसके वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसके ऊपर भी आ जाएगा। ये टॉर्क का डायरेक्शन जो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये इस तरफ से है, अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ से इस तरफ जा रहा है, पता चल रहा है। और ये इसको देख रहे हैं कि ये इस तरफ से है, तो अब यह एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर ये हमारा आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आप पहले से पढ़े होंगे, टॉर्क जो होता है वो टाउ वो होता है आर क्रॉस एफ होता है। आर क्रॉस एफ है, तो आर को एफ की तरफ रोटेट करना है, तो देखिए आर को जब एफ की तरफ रोटेट करेंगे तो इनवर्ट आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए ये हमारा आर जो है सो नीचे की तरफ है और फोर्स इधर है, ये आर अंदर की तरफ है, ये आर अंदर की तरफ है। इसको करेंगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आएगा वो नीचे आएगा। और यहाँ से एम क्रॉस बी भी करेंगे तब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे ही आने वाला है। देखिए हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो कुछ ऐसे हो गया था, मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा इस तरफ से हो गया था और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया था। तो अब देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्रॉस करते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट इसको इस तरफ क्रॉस करेंगे, एम को बी की तरफ करेंगे तो ये डाउनवर्ड आएगा, और ये डाउनवर्ड जब आ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक ये टॉर्क जो है हमारा, ये टॉर्क भी है डाउनवर्ड ही, तो इसलिए एम क्रॉस बी लिया। हालांकि चाहेंगे तो हम बी क्रॉस एम भी ले सकते हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन प्रॉपर हो तो इसलिए एम क्रॉस बी लेते हैं। तो टॉर्क जो आ चुका है एम क्रॉस बी है, और नेट फोर्स तो अब भी जीरो है क्योंकि एफ नेट जीरो ही है। तो इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए रिजल्ट जो आया हमारा वो टॉर्क, अगर स्केलर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो टॉर्क आया है एम बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन एम एंड बी है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो देखिए टाउ, ये भी टॉर्क जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक्सेल वेक्टर होता है। इनका डायरेक्शन जो एक्सिस के अलग होता है इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ से एम क्रॉस बी ये आ चुका है। थोड़ा सा रिकेप कीजिए एक बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहाँ पे पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल को जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो वहाँ से जो आता था टॉर्क कुछ ऐसा ही आ रहा था।
रिकेप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉर्क होते थे वो होता था, अगर किसी डायपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क जो एग्जर्ट होती थी वो P क्रॉस E, ऐसा ही कुछ आता था। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जगह पे क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए बस आपको इसको रिलेट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ चुका। ये क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ये m जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो ये पुरानी बात है, जिस तरह से यहाँ पे आप टॉर्क किए थे याद P क्रॉस E, उसी तरह से यहाँ पे करना है M क्रॉस B। उल्टा नहीं करना, B क्रॉस M नहीं करना। अगर B क्रॉस M कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स आ जाएगा। लेकिन जब हम वेक्टर को कंसिडर करते हैं तो उसका डायरेक्शन भी हमेशा प्रॉपर सही लेना चाहते हैं। तो बस रिकेप कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जहाँ पे आप पढ़े थे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो टॉर्क आती थी, इस केस में फोर्स भी आता था, वो भी जीरो आता था, एफ नेट जो है वो भी ज़ीरो, और ये ऑलवेज होता था हमेशा। तो यहाँ पे भी जो आने वाला है मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करते थे, अब यहाँ पे एफ मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम जो कहेंगे ये मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो भी जीरो होता है। अगर मैग्नेटिक डायपोल है तो मैग्नेटिक डायपोल या तो करंट लूप हो या तो बार मैग्नेट हो। तो जनरली हम करंट लूप को लेकर ये बात करेंगे। अभी हम रेक्टेंगुलर लेकर प्रूफ किए हैं, लेकिन किसी भी तरह के लूप हो, चाहे सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, सभी तरह के लूप के लिए ये वैलिड है। तो फोर्स जो होगा हमेशा ज़ीरो होगा ऑलवेज। एक बात आती है कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो देखिए टॉर्क जो है वो एम डी साइन थीटा है। मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट टर्म है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट टर्म है, जो वेरी होने वाला है वो थीटा है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे, अगर टाउ को मैक्सिमम होना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वो 1 होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि टाउ मैक्सिमम तब होगा जब m मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में क्या होगा, टाउ मैक्सिमम होगा। और टाउ मिनिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो। तो देखिए टाउ मिनिमम के लिए साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। देखिए साइन -1 कर देंगे तब भी टाउ 1 ही रहेगा, लेकिन टाउ एम भी रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। तो साइन थीटा 0 कब आता है, थीटा इक्वल टू 0 पे और थीटा इक्वल टू 180 पे। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए या तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो या एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। तो देख लीजिए मिनिमम जब 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तब आएगा, और परपेंडिकुलर रहेगा तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा। लेकिन फोर्स किसी भी केस में फोर्स ऑलवेज 0 रहने वाला है। तो इतना देख लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।